सेशन में हम निकालेंगे बच्चे क्यूबिक इक्वेशन को डिस्कस करने में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या यूज है, जरा ये देखिए। मान लो एफ एक्स है, हम यहाँ पे जानबूझ के एक्स क्यू का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर रहे हैं। आप निगेटिव लेके भी ऐसे ही सोच सकते हो। एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसका कर्व बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के उतने ही रूट्स होंगे। ऐसा जब दिया रहेगा तो आप क्या करना, एफ डेस एक्स निकालना सबसे पहले। तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा बच्चे, और ये क्वाड्रेटिक का कर्व जानते हो, इसका कर्व जानते हो, मतलब एफ डेस एक्स का कर्व जानते हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। बाकी इसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर हम इसका निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ab, तो 4 कॉमन हो गया, ए स्क्वायर माइनस 3b आ गया। केस फर्स्ट, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो एफ डेस एक्स का कर्व कैसे होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये कर्व हो जाएगा y इक्वल टू एफ डेस एक्स का। ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x के हर वैल्यू के लिए कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब कर्व का y पॉजिटिव है। तो आप लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एफ डेस एक्स इज पॉजिटिव implies fx is स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। fx का ग्राफ इंक्रीजिंग है और fx है क्यूबिक। क्यूबिक का एक नेचर होता है कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे fx जाएगा इंफिनिटी की तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ, और x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे fx जाएगा माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो हम यहां से fx का कर्व बनाते हैं। एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, मतलब fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे ये माइनस पे गया, प्लस इंफिनिटी पे प्लस गया, और ग्राफ इंक्रीज कर रहा। तो ये कर्व बन गया y इज इक्वल टू एफ एक्स का। ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा। तो आप लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू 0 विल हैव एग्जैक्टली 1 रियल रूट होगा बच्चे। इसका सिर्फ इस केस में एक ही रियल रूट होगा, क्यूबिक है, यानी बाकी दो रूट्स इमेजिनरी हो गए, और इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं। एक ही रियल रूट होगा इसका। अब अगर मान लो कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे अगर निकाले, और ये आ गया फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालोगे तो c आएगा, 0 रख के देखोगे तो c आएगा, और c अगर पॉजिटिव हुआ, 0 पे वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, ग्राफ इंक्रीज कर रहा, तो इसका निगेटिव रियल रूट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को निगेटिव साइड में कट करेगा। इंप्लाइज निगेटिव रियल रूट। और अगर फंक्शन की वैल्यू 0 पे c है, जो कि निगेटिव अगर हो गया, 0 पे वैल्यू निगेटिव है और ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट करेगा। तो इस केस में आप कहोगे पॉजिटिव रियल रूट। मतलब ये तो कंफर्म है कि एक ही रियल रूट होगा, रूट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो सी पे डिपेंड करेगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे डिपेंड करेगा बच्चे। ये पहला केस था जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लिए थे। केस सेकंड,
अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ, हम बात कर रहे हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का, इस इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ, इट मींस एफ डैश एक्स के दो रूट आ जाएंगे। देखो ध्यान से, ये एफ डैश एक्स था, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया तो इसके दो रियल रूट आ जाएंगे और कर्व ऐसे हो जाएगा एफ डैश एक्स का, ये कर्व हो जाएगा y इक्वल टू एफ डैश एक्स का, और ये इसके रूट आ गए x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हो गए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि उसका d ग्रेटर देन 0 आ गया। अब एफ डैश एक्स से आपको एफ एक्स का कर्व बनाना है, तो आप देख सकते हो फॉर x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा, अल्फा से पहले बीटा के बाद एफ एक्स का कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है। फॉर x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा, एज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव implies fx is strictly increasing function for this interval for x less than alpha और x greater than beta। और अल्फा से बीटा के बीच में एफ डैश एक्स का कर्व नीचे है एक्स एक्सिस के, तो एज एफ डैश एक्स इज नेगेटिव implies fx is strictly decreasing function। अल्फा बीटा वो पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो जा रहा है, तो कर्व का नेचर कुछ ऐसा आ रहा है, ये x इक्वल टू अल्फा है, ये x इक्वल टू बीटा है, ठीक है। अल्फा बीटा पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है, अल्फा से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और बीटा के बाद भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और इसके बीच में एफ डैश एक्स निगेटिव है, मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा। क्यूबिक है तो ये नेचर होना ही है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी पे जाएगा, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो यहाँ से देखो ऐसा हो सकता है, यहाँ तक कर्व इंक्रीज किया, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो गया, उसके बाद कर्व डिक्रीज किया, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हुआ, उसके बाद इंक्रीज कर गया। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा तक कर्व इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज कर गया, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। या ऐसा हो सकता है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज कर गया, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। या ऐसा हो सकता है, ये x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, अल्फा तक इंक्रीज कर रहा है, यहीं पे मान लो एफ डैश एक्स 0 हो गया, फिर डिक्रीज कर रहा और फिर इंक्रीज कर जा रहा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा तक इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो गया, फिर इंक्रीज कर गया। टोटल 5 पॉसिबिलिटी की बात होती है, टोटल 5 पॉसिबिलिटीज। कर्व का नेचर ऐसी होगा, कर्व का नेचर फाइनली ऐसा होगा, अल्फा तक इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज कर गया। अब ये आपके ऊपर है एक्स एक्सिस कहाँ लगाना है। एक्स एक्सिस यहाँ लगाओगे तो ये आएगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे लगाओगे तो टच करने वाला आएगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे लगाओगे तो टच करने वाला आएगा। हो सकता है कि एक्स एक्सिस आप यहाँ लगा दो तो ये वाली केस हो जाएगी,
हो सकता है कि एक्स एक्सिस आप यहाँ पे लगा दो तो ये वाली केस हो जाएगी। कर्व का नेचर ऐसा है, आपको एक्स एक्सिस को पुट करना है तो ऐसे रख सकते हो, ये देखो ऐसे कर सकते हो, यहाँ टच करा सकते हो, यहाँ टच करा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो। टोटल 5 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखो एफ एक्स का कर्व एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा, तो इस केस में 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है, एक रियल रूट। यहाँ भी एक ही जगह कट कर रहा है, एक रियल रूट, बाकी 2 इमेजिनरी हो जाएंगे। यहाँ पे टच कर रहा और यहाँ कट कर रहा, मतलब टच करने का मतलब है कि दोनों रूट इक्वल हो गए बच्चे। जैसे ये ऐसे करके जाता तो 3 जगह कट करता, लेकिन अगर ये जैसे ही टच कर गया तो ये दोनों रूट इक्वल हो गए। तो इस केस में टोटल 3 रूट होते हैं, आउट ऑफ देम 2 आर इक्वल हो जाएंगे। इस केस में भी देखो यहाँ पे टच कर रहा और यहाँ कट कर रहा, तो टोटल 3 रूट्स इन विच 2 आर इक्वल। तो ये दोनों केस में क्या हो रहा है, 3 रियल रूट्स, out of them 2 are equal। ये दोनों केस में, इस केस में क्या हो रहा, 1 रियल रूट हो रहे हैं, और इसमें 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। तो यहाँ पे ये देखो कंडीशन क्या होगी, जरा ये बात करें। टोटल 5 पॉसिबिलिटी है, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन ये हो गया कि सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के 2 रूट होने चाहिए, अल्फा और बीटा। और उसके बाद कंडीशन ये हो गया कि अल्फा पे वैल्यू पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव। यानी आप कह सकते हो कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 होना चाहिए 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अल्फा पे निगेटिव है, बीटा पे निगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो सिर्फ एक ही रियल रूट हो रहा। और इन दोनों केस में क्या हो रहा, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, यहाँ पे अल्फा पे वैल्यू 0 है, बीटा पे निगेटिव है, तो प्रोडक्ट 0 हो गया। यहाँ बीटा पे 0 है, अल्फा पे पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट 0 हो गया बच्चे। तो हमारे पास 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन ये हो गया, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 होना चाहिए, जहां पे अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स का रूट होना चाहिए बच्चे 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए। एक रियल रूट के लिए कंडीशन, अगर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा ग्रेटर देन 0 आ गया तो सिर्फ एक ही रियल रूट मिलेगा, बाकी 2 इमेजिनरी मिल जाएंगे। और एफ अल्फा इंटू एफ बीटा अगर इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, टोटल 3 रूट्स होंगे, आउट ऑफ देम 2 आर सेम, 2 सेम हो जाएंगे। याद रहेगा, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालोगे, उसके 2 रूट होने चाहिए, अल्फा बीटा। उसके बाद एफ अल्फा इंटू एफ बीटा निकालोगे, लेस देन 0 आ गया तो आप कहोगे 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इक्वल टू 0 आ गया तो आप कहोगे 3 रूट्स इन विच 2 आर सेम। और अगर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा ग्रेटर देन 0 आ गया तो सिर्फ एक ही रियल रूट मिलेगा, बाकी 2 इमेजिनरी मिल जाएंगे बच्चे। क्लियर है ये? यस सर। केस थर्ड, केस थर्ड डिस्कस करने से पहले हम सिर्फ इतना बता दें, y इक्वल टू एक्स क्यू का ये कर्व होता है, ऐसे होता है।
एक्स में कुछ अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, माइनस करोगे राइट साइड शिफ्ट होगा। वाई में कुछ ऐड करोगे, मान लो 5 ऐड करोगे तो 5 यूनिट नीचे आ जाएगा, और वाई में माइनस करोगे तो 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब आ जाओ केस थर्ड पे। केस थर्ड हो गया कि डी अगर 0 हो गया ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का। डी 0 होने का मतलब है कि इसके दोनों रूट इक्वल हो गए। लेट अल्फा इज द repeated roots of f dash x equal to 0। इसके रिपीटेड रूट हैं। f dash x हमारा था f dash x हमारा था 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। ये था 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b था। और आपने कहा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रिपीटेड रूट हो गया, तो ये आ गया 3 टाइम्स x माइनस अल्फा का स्क्वायर बन गया। अगर अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आता, ये f डैश x हो गया। इट मींस इस केस में fx क्या होगा, जो fx हमारे पास दिया हुआ था वो इसको इंटीग्रेट करके भी ला सकते हैं। f डैश x का डिफरेंशिएशन f डैश x, इसका इंटीग्रेशन fx, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये x माइनस अल्फा का क्यूब प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। जबकि fx हमारा दिया हुआ था एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ था। इसको आप ऐसे लिख पाओगे, जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रिपीटेड रूट होगा ना तो ऐसे लिख पाओगे बच्चे। अब यहाँ पे दो केस की बात होती है, ये एफ एक्स है, अगर के की वैल्यू 0 हो गई, मतलब आपने जब इसको ऐसे लिखा, आपको पता चल गया कि रिपीटेड रूट क्या है, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। मान लो के की वैल्यू 0 आ गई, के अगर 0 हो गया तो ये कर्व हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा का क्यूब। ये देखो एक्स क्यू का कर्व अभी हमने बताया था आपको, एक्स में माइनस अल्फा हो गया, वो डिपेंड करेगा कि अल्फा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, इसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मान लो 2 हो गया, एक्स माइनस 2 करने से क्या होगा, यही वाला कर्व 2 यूनिट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और अल्फा अगर माइनस 2 हो गया तो ये एक्स प्लस 2 हो गया, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन रहेगा ये एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। तो ऐसे करके ये कर्व आएगा बच्चे, ये x इक्वल टू अल्फा हो गया, ये कर्व बन जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स का बन जाएगा, जैसे एक्स क्यू का बनता है ना वैसे बन जाएगा ये। तो आप देख सकते हो कि इसको 0 करने से तीनों रूट इक्वल हो जाएंगे। जब आपके पास k की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये एफ एक्स हो गया, इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू अल्फा 3 बार आ जाएगा, मतलब 3 रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। और अगर इफ k की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुई तो y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये x माइनस अल्फा का क्यूब प्लस के होगा। प्लस के करने से ये कर्व की शिफ्टिंग होगी, कर्व की शिफ्टिंग होगी ना, तो ऊपर शिफ्ट हो या नीचे शिफ्ट हो, मान लो कि ऐसे अगर कर्व की शिफ्ट हो गई, ऐसे होगा, ये इस बार इसका कर्व है, और अगर इसकी शिफ्टिंग हो गई तो कुछ ऐसा पोजीशन आ जाएगा बच्चे, ऊपर शिफ्ट हुआ तो, और नीचे अगर शिफ्ट हुआ तो ऐसा पोजीशन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इस केस में एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, कट करेगा तो सिर्फ एक ही रियल रूट होगा, मतलब इसके इस केस में ओनली वन रियल रूट होंगे। या ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, एफ डेस एक्स निकालोगे, इसको 0 करोगे तो 2 रूट आ जाएगा, 2 रूट आ जाएगा, आपको रूट पता चल गया कि क्या है। तो जो एफ एक्स दिया रहेगा ना उसको ऐसे लिखने की कोशिश करोगे, एक्स माइनस जो भी रूट आया, मान लो रूट 1 आया है तो एक्स माइनस 1 का क्यूब, और अगर एडजस्ट करने की जरूरत पड़ गई इसका मतलब कर्व की शिफ्टिंग हो गई,
और एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब प्लस के नहीं करना पड़ा। इसका मतलब है कि अगर नहीं करना पड़ा तो 3 रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर कुछ ऐड उड करना पड़ गया इसका मतलब है कि कर्व की शिफ्टिंग हो गई तो सिर्फ एक ही रियल रूट आएगा। ये बात समझ में आई? बोलो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यस सर। ये हमने तब लिया जब यहाँ पे एक्सक्यू का कोफिशिएंट पॉजिटिव लिया, और एक्सक्यू का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। उसके हिसाब से फिर कैसे सोचेंगे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी क्यूबिक इक्वेशन दिया रहता है, आपसे कहेगा 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन। अगर एक्सक्यू का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्सक्यू का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन ये हो गया एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0, जहां पे अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। आई बात समझ में? यस सर। ओके बेटा। और ये भी देख लो कि इस केस में क्या होता है। जैसे ये वाला केस, सेकंड वाला केस, जब एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था, कर्व का नेचर ऐसे आएगा। कर्व का नेचर अगर ऐसे आएगा तो यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, अल्फा पे मैक्सिमा, बीटा पे मिनिमा मिलेगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑलवेज अकर बिफोर पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा से पहले आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में, यहीं पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज पॉजिटिव, point of maxima always occur before point of minima. Point of maxima always occur before point of minima. देखो इससे रिलेटेड बात करते हैं। बी सेक्शन का 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बैंक सामने रखना, पेन कॉपी भी साथ में रखा करना। सपोज दिस क्यूबिक इक्वेशन xq minus px plus q equal to 0 has 3 real and distinct root है। इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, और p भी ग्रेटर देन 0 है और q भी ग्रेटर देन 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, मतलब कहां पे मैक्सिमा आएगा कहां पे मिनिमा आएगा ये बताना है। तो सॉल्यूशन fx है, xq माइनस px प्लस q है। तो ये कंफर्म हो गया कि 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने से इसका कर्व का नेचर ऐसे होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, यहाँ पे मिनिमा आएगा, और ये वो पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला बच्चे, एफ डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर माइनस पी। एफ डैश एक्स को 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर पी बाई 3 आया, x आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर p अपॉन 3 आ जाएगा।
अगर आप इसको प्लॉट करोगे, ये एफ डैश अल्फा बीटा है, तो ये माइनस रूट अंडर पी बाई 3 होगा और ये प्लस रूट अंडर पी बाई 3 होगा। तो आप कह सकते हो कि इस जगह पे क्या आया होगा, मैक्सिमा, और इस जगह पे मिनिमा आया होगा। तो मैक्सिमा अकर एट x इक्वल टू माइनस रूट अंडर पी बाई 3, मिनिमा अकर एट x इज इक्वल टू प्लस रूट अंडर पी बाई 3। ये समझ में आ गया यशस्वी? Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट हम लेते हैं बी सेक्शन का ही 3rd नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ द फंक्शन fx 2x³ माइनस 9ax स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर x प्लस 1 वेयर a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, attains its maximum and minima at, मैक्सिमा कह रहा कि मिल रहा एट p और मिनिमम मिल रहा है एट x इक्वल टू q, और ये भी दिया हुआ है कि p स्क्वायर q के बराबर है। तो a इक्वल्स a की वैल्यू किसके बराबर होगी ये बतानी है। ये क्यूबिक है, xq का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑलवेज अकर पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब p जो हुआ होगा q से कम हुआ होगा, क्योंकि मैक्सिमा कह रहा p पे आएगा और मिनिमा q पे आएगा। अब आप क्या करो, मैक्सिमा मिनिमा वो उस पॉइंट पे आता है जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है, अल्फा बीटा निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकाला 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर आ गया। एफ डैश एक्स को 0 किया तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18a प्लस माइनस, या ऐसा कर देते हैं, इसमें से पहले 6 को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर आ गया। एफ डैश एक्स को 0 किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बाई 2 होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 होगा जब ये 0 होगा, तो इससे रूट हमने निकाल लिया बच्चे। तो 3a प्लस माइनस a बाई 2, तो एक वैल्यू आ गई 2a बाई 2, तो एक a आएगा एक 2a आएगा। a पॉजिटिव है तो ये a यहाँ पे आया, ये 2a यहाँ पे आया है, यहाँ पे ही एफ डैश एक्स 0 है। और जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है वही प्रोबेबल पॉइंट है मैक्सिमा मिनिमा का। और हम बता चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑलवेज अकर बिफोर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कंफर्म है कि यहाँ, क्योंकि नेचर यहाँ पे हुआ होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा ए पे आएगा, तो पी की वैल्यू ए हो गई और क्यू की वैल्यू 2a हो गई। क्वेश्चन में दिया हुआ पी स्क्वायर क्यू के बराबर है, तो ए स्क्वायर इक्वल हो गया 2a के बराबर। तो a कॉमन लेके a माइनस 2 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चे। क्लियर है? Yes, sir. तो बी सेक्शन पे इस पे आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 17।
अब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 32 है। यहां पे कह रहा है कि P की वैल्यू -1 से लेके +1 है, सो दैट द इक्वेशन 4x³ minus 3x minus p equal to 0 has a unique root in the interval हाफ से लेके 1। हाफ से 1 में यूनिक रूट होगा एंड आइडेंटिफाई इट। हाफ से 1 में एक ही जगह कट करेगा, ये बताना है बच्चे। ये भी क्यूबिक है और p की वैल्यू -1 से +1 है। हम एनालिटिकल अप्रोच भी करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच से भी समझाएंगे बच्चे इसको। पहले हम एनालिटिकल की बात कर ले, फिर ग्राफिकल की बात करेंगे। चलो इसको फंक्शन कंसीडर कर लिया। 4x³ minus 3x minus p को f' 12x² minus 3 आया, ठीक है। ये f' की वैल्यू आ गई। अब एक बात देखो, f' आपके पास ये आ गया है और इसको आप लिख सकते हो 3 कॉमन लेके 4x² minus 1, ठीक है। अब आपको पता है कि f' 0 हो जाएगा प्लस माइनस हाफ पे, लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है कि हाफ से 1 के बीच में ये प्रूफ करना है कि इसका यूनिक रूट होगा। तो यहां पे आप कहोगे कि अगर हम x की वैल्यू हाफ से ज्यादा ले लें तो कंफर्म है कि जो f' है वो पॉजिटिव होगा, इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हाफ से 1 के बीच में ग्राफ इंक्रीज करेगा बच्चे। अब चलो हाफ पे वैल्यू देख लेते हैं, 1 पे वैल्यू देख लेते हैं। क्योंकि ग्राफ इंक्रीज कर रहा तो जरूरी थोड़ी कि ऐसे बना दोगे, हो सकता है ऐसे बन जाए, हो सकता है कि ये ऐसे आया हो। आपको देखना पड़ेगा, क्रॉस करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हाफ पे वैल्यू निकालते हैं। पहले हाफ पे वैल्यू निकालोगे तो 4 × 1/8 -3/2 माइनस p, तो 1/2 -3/2 माइनस p इज इक्वल टू -1 माइनस p आ गया और -1 + p आ गया। 1 पे वैल्यू निकालते हैं, 1 पे निकालेंगे तो ये 1 - p आएगा बच्चे, ठीक है। आप ये देखो, हाफ पे ये वाला वैल्यू है और 1 पे ये वाला वैल्यू है, तो इसका अगर प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट आ जाएगा -1 - p² आ जाएगा। p की वैल्यू -1 से +1 है, तो यहां पे देखो जरा, हम केसेस बनाते हैं तो और क्लियर होगा। p की वैल्यू -1 से 1 है, इक्वलिटी साइन के साथ है। अगर p की वैल्यू -1 से +1 लें तो कंफर्म है कि f½ × f1 ये निगेटिव होगा। या ऐसा देखो, p की वैल्यू -1 से 1 होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्राफ का नेचर ऐसे होगा।
ये हाफ है, ये 1 है, हाफ पे वैल्यू नेगेटिव, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ इंक्रीज कर रहा, तो एग्जैक्टली एक ही जगह पे कट करेगा, एक यूनिक रूट होगा हाफ से 1 के बीच में। और p की वैल्यू अगर 1 हो गई, p की वैल्यू 1 हो गई, तो f हाफ जो होगा वो निगेटिव होगा, और 1 पे जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो कर्व ऐसे बनेगा हाफ से 1 के बीच में, हाफ पे वैल्यू निगेटिव है, 1 पे वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पे चला गया, ग्राफ इंक्रीज किया, यहाँ पे आ गया, तो रूट 1 पे ही मिलेगा इस केस में। और p की वैल्यू अगर -1 ले लें तो f हाफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, और f1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ऐसा कर बनेगा हाफ से 1 के बीच में, हाफ पे वैल्यू 0 और 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, और ग्राफ इंक्रीज कर रहा, तो यहाँ पे रूट मिलेगा हाफ पे, यहाँ पे रूट मिलेगा 1 पे, यहाँ पे मिलेगा हाफ से 1 के बीच में। तो किसी भी केस में आप देख लो, p कुछ भी रखो, हाफ से 1 के बीच में एक यूनिक रूट मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलो। तो क्लियरली we will have unique root in half to 1, क्लोज इंटरवल हाफ से 1। अब वो रूट निकालना है, वो तो डिपेंड करेगा p क्या है उसके हिसाब से, p पे डिपेंड करेगा, तो उसके रूट निकालने हैं। क्वेश्चन में ये भी कह रहा एंड आइडेंटिफाई इट, आइडेंटिफाई इट। 4x³ - 3x माइनस p इक्वल टू 0 दिया हुआ था, p की वैल्यू थी -1 से +1। हमको रूट निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, और वो रूट हाफ से 1 के बीच वाला चाहिए हमको। तो ऐसे कर देते हैं, p को लिख देते हैं 4x³ - 3x। रूट निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना, p की वैल्यू -1 से +1 है। ऐसा फॉर्मूला हमको नजर आता है ट्रिगो में, 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। तो हमने कहा पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, रूट निकालना है मतलब x निकालना है, थीटा निकल जाएगा तो x भी निकल जाएगा। तो p हो गया, x को जैसी cos थीटा रखोगे तो ये cos 3 थीटा हो जाएगा बच्चे। तो 3 थीटा की वैल्यू हो गई cos इनवर्स p हो गई, और थीटा हो गया 1/3 cos इनवर्स p हो गया। ठीक है, तो x हमारे पास हो जाएगा, x हमने माना था cos थीटा को, तो cos 1/3 cos इनवर्स p आएगा। x की वैल्यू निकल गई, रूट निकल गया। अब चेक करो ये रूट हाफ से 1 के बीच वाला है या नहीं है। तो रूट को चेक करने के लिए x की रेंज देखनी है, आपको बताना है कि ये रूट हाफ से 1 के बीच वाला आएगा। तो आप कहोगे एज p की वैल्यू -1 से +1 है, तो cos इनवर्स p, आपको याद होगा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू p कुछ भी रखो 0 से पाई के बीच में आता है, तो 1/3 cos इनवर्स p जो होगा वो 0 से लेके π/3 के बीच में आ जाएगा। 0 से लेके 60 में cos होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, 0 से 60 में, तो जैसी cos लगाओगे इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा cos π/3 हाफ, और cos 0 ये 1 हो जाएगा। तो आपने ये दिखा दिया कि जो x की वैल्यू है वो हाफ से 1 के बीच में है, ये जो रूट है वो हाफ से 1 के बीच में है, वो हो गया, यही रूट है, यही इसी को आपको आइडेंटिफाई करना था। रूट इज cos 1/3 cos इनवर्स p। तो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना है, ये जस्ट समझाने के लिए हमने करवाया इसको।
सारे बच्चे खुद से बी सेक्शन का 20 नंबर करो, उसमें बाई क्वाड्रेटिक है। बी सेक्शन का 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूं। px एक पोलिनोमियल है, x का पावर 4, x का पावर 4 प्लस ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d दिया हुआ है। सच दैट x equal to 0 is the only real root of p dash x is equal to 0। मतलब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्यूबिक मिलेगा, उस क्यूबिक का सिर्फ x इक्वल टू 0 ही रियल रूट है, एक ही रियल रूट है उसका। और इफ p की वैल्यू -1 पे ये लेस है p1 से, देन इन इंटरवल -1 से 1 में बताना है। पहला ऑप्शन p-1 इज नॉट मिनिमम बट p1 इज द मैक्सिमम ऑफ p। -1 और 1 पे कहा मिनिमम मिलेगा कहा मैक्सिमम मिलेगा वो बताना है भाई। -1 और 1 पे इस फंक्शन का कहा मिनिमम मिलेगा क्या मैक्सिमम मिलेगा वो बताना है। सारे लोग ट्राई कीजिए, कॉपी पेन निकालो, क्वेश्चन बैंक निकालो। क्वेश्चन बैंक नहीं है तो ये देख लो, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x इक्वल टू 0 इज ओनली रियल रूट ऑफ p डैश x इक्वल टू 0। और जब इसका ग्राफ बना रहे हो तो -1 पे जो वैल्यू है 1 वाले वैल्यू से कम है। ट्राई कीजिए आप लोग। यशस्वी नेक्स्ट टेस्ट का डेट कब है? यशस्वी क्लास शूट क्या है? आयुषी सर 5th को है। 5th को है। उसमें सिलेबस क्या है बेटा? सिलेबस मेरे को भेज देना बेटा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सर लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटीज है 11th वाला। यस सर। और क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, अभी वही आ रहा। यस सर। कोई बात नहीं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आप लोग अपने से रिवाइज कर लो, मैं अगले क्लास से वो करवा देता हूँ। रेशियो आइडेंटिटीज वाला जो पोर्शन है ना, एक बार सिलेबस भेज देना, मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्योंकि 11th वाले को अभी पढ़ाया हूँ तो सब लिखा हुआ है, तो बस यहाँ से देख देख के आपको बता दूंगा कि क्या क्या है, फटाफट रिवाइज करा दूंगा।
इसको ट्राई कीजिए। इस पूरे फंक्शन को एनालाइज करना होगा बच्चे। ये दो लाइन है, ये पोलिनोमियल है। x इज इक्वल टू 0 इज ओनली रियल रूट ऑफ p डैश x इक्वल टू 0। जब हम p डैश x निकालेंगे तो ये 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आ जाएगा, और कह रहे कि इसका रियल रूट है x इक्वल टू 0। इसका रियल रूट है x इक्वल टू 0, मतलब इसमें 0 जब रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो 0 हमने रखा इसमें, तो ये बात पता चल गई कि c की वैल्यू 0 है। ठीक है, साथ साथ p डैश x c 0 हो गया तो ये आ गया 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx। यहां से x कॉमन लिया तो 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b आएगा। सिर्फ x इक्वल टू 0 पे p डैश x 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां से कोई रियल रूट नहीं आएगी, यहां से कोई रियल रूट नहीं आया होगा, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया होगा, तभी सिर्फ x इक्वल टू 0 आ गया होगा। x इक्वल टू 0 इज ओनली रियल रूट ऑफ p डैश x इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया होगा। और साथ साथ ये भी दिया हुआ कि p माइनस 1 लेस देन p1 है, तो c की वैल्यू तो 0 ही है। p माइनस 1 लेस देन p1 दिया हुआ है भाई, p माइनस 1 निकालो, x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस a प्लस b, c तो 0 है तो यहाँ पे सिर्फ आएगा d लेस देन p1 निकालोगे तो 1 प्लस a प्लस b, और c तो 0 ही है, d आएगा। यहां से 1b और d कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां से कह सकते हो कि 0 लेस देन 2a आ गया, यानी a ग्रेटर देन 0 हो गया बच्चे। a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब इसका साइन देख लेते हैं जरा ध्यान से देखना। जब इसका p डैश x 0 करने से एक ही रियल रूट आया, वो इसके चक्कर में आया, मतलब यहां से कोई रियल वैल्यू नहीं मिली, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है तो इसका जो कर्व होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला, मतलब ये वाला पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये वाला पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा भाई। ये समझ में आया? बोलो बच्चे, कोई बोल नहीं रहा। सब सो गए क्या भाई? p डैश x को 0 करने से x इक्वल टू 0 वाली रियल रूट मिल रहा, वो इसके चक्कर में मिल रहा,
इसका मतलब यहाँ से कोई रियल रूट नहीं मिल रहा, रियल रूट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये इमेजिनरी रूट्स दे रहा। डी इसका लेस देन 0 है, तो डी अगर लेस देन 0 होगा तो इसका कर्व ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, तो एक्स के हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हुआ होगा। तो ये x इंटू ये पॉजिटिव क्वांटिटी है बच्चे, तो क्या होगा इसका साइन देखो जरा, पी डैश एक्स का, x इक्वल टू 0 पे पी डैश एक्स 0 हो गया, और x जब पॉजिटिव होगा तो इधर में पी डैश एक्स पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे पी डैश एक्स निगेटिव होगा। ग्राफ डिक्रीज किया, पी डैश एक्स निगेटिव है मतलब पी एक्स का कर्व डिक्रीज किया, और 0 के बाद इंक्रीज कर गया बच्चे, 0 के बाद इंक्रीज कर गया, ठीक है, और p -1 p1 से कम है। तो ये देखो अगर ये डिक्रीज करके इंक्रीज कर गया तो यहां पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया बच्चे। अब अगर हम इसका ग्राफ सोचना है -1 से 1 के बीच में, ये 0 है ये 1 है, 0 पे वैल्यू इसके d के बराबर है, और 1 पे जो वैल्यू है -1 वाले से कम है, मतलब -1 पे अगर मान लो ये वाला कर्व है, -1 से 0 में ये देखो पी डैश एक्स निगेटिव है, मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा, यहाँ पे ऐसे हुआ, उसके बाद इंक्रीज कर रहा, और 1 पे जो वैल्यू है यहाँ वाले वैल्यू से ज्यादा है। अब हमको ऑप्शन देखना है, अब ऑप्शन देख के आपको डिसाइड करना है। ये तो कंफर्म हो गया कि -1 पे मिनिमम मिलने से रह गया, मिनिमा नहीं मिलेगा वहां पे। तो आप कहोगे p -1 इज नॉट मिनिमम, p1 इज मैक्सिमम वैल्यू, p1 यहाँ 1 पे मैक्सिमम वैल्यू तो मिल जाएगा, यहाँ मिनिमम नहीं मिलेगा 0 पे। तो आपके पास पहला ऑप्शन हो जाएगा p -1 इज नॉट मिनिमम ऑफ p1, नॉट मिनिमम, p0 इज मिनिमम, 0 पे मिनिमम मिल रहा है वैल्यू, और 1 पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, p -1 इज नॉट मिनिमम बट p1 इज द मैक्सिमम ऑफ p, और मिनिमा यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे आ रहा है बच्चे। ये समझ में आया, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। वंशिका, यशस्वी, विक्रांत, विनीत, कुछ नहीं बोल रहे हो कोई? यस सर, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो यहाँ तक आप एक बार बनाइए जरा, बी सेक्शन के सारे क्वेश्चन आप बनाओ और सी सेक्शन का सिंगल चॉइस के सारे बना के दिखाओ। बी सेक्शन के सारे क्वेश्चन और सी सेक्शन के सारे क्वेश्चन सिंगल वाले अगले क्लास तक वो कंप्लीट करो जरा, फिर मैं डिस्कस करूंगा। अगले क्लास से 11th का रेशियो आइडेंटिटीज भी डिस्कस कर दिया करेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, क्लास ओवर। एक बार रिवाइज जरूर करोगे रेशियो आइडेंटिटीज, और सिलेबस मेरे को भेज देना जरा यशस्वी, Yes, कमिंग sir. टेस्ट का सिलेबस भेज देना बेटा। Okay, sir. ओके।